हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो के साथ, जिसकी आपने अभी तक मेरे से सबसे ज़्यादा डिमांड कर ली है। उसको मैं सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दैट इज़ पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो कर्व, सबसे पहले बताओ कर्व का मतलब क्या होता है। सर कर्व का मतलब होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज़ को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कर्व। अब पीपी की फुल फॉर्म क्या है सर? पीपी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। तो पीपी कर्व क्या हुआ? एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अगर मैं इस चीज को सम अप करूं तो क्या निकल के आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग possibility of प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन दिखाए सर, इसका क्या मतलब होता है? बड़े आराम से दिल थाम के बैठ जाओ, एक एक चीज आपके दिमाग में जाके फिट होने वाली है। अगले 15 मिनट मुझे दे दो, उसके बाद पीपी कर्व में कोई डाउट आपका नहीं बचेगा, ये वादा है मेरा। तो अब बड़े ध्यान से आराम से थाम के दिल सांस बैठ जाओ, आ जाओ। मैंने बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या मतलब है? सपोज हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी। ध्यान से समझना बेटा एक एक चीज। हमने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री के अंदर हमने 10 मशीनरीज लगाई। हमने फैक्ट्री स्टार्ट करी और उसमें कितनी मशीनरीज लगाई? 10 मशीनरीज लगाई। हमने बोला वन मशीन, जो एक मशीन है वो 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर सकती है। 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन एक मशीन कर सकती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 10 मशीनरीज से हम कितनी प्रोडक्शन कर पाएंगे? सर 10 × 10 हम कर पाएंगे 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन। तो ये मेरी एक पॉसिबल प्रोडक्शन है कि अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में 10 मशीनें लगा रखी हैं और एक मशीन से 10 यूनिट तैयार हो सकती है, तो 10 मशीनों से मैं कितनी यूनिट्स तैयार कर सकता हूं? 100 यूनिट्स। मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन को मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूं, ध्यान से समझो। सपोज आपने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी और फैक्ट्री जब स्टार्ट करी तो डे वन आपके सिर्फ 5 मशीनरीज ऑपरेशनल हो पाई। मतलब सिर्फ आप डे 1 5 मशीनों को ही चला पाए। तो एक बात बताओ, डे 1 अगर आपने 5 मशीनें चलाई और एक मशीन से 10 यूनिट बनते हैं, तो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया वो कितना किया? सर एक्चुअल प्रोडक्शन किया 5 मशीनें और एक मशीन से 10 यूनिट। हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया सर 50 यूनिट्स। जबकि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन डे 1 पूरे 100 यूनिट्स की थी, बट आपने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 मशीनें चलाई, तो आपकी जो प्रोडक्शन हुई वो कितनी हुई? वो हुई 50 यूनिट्स। तो अगर आप मशीनें कम ऑपरेट कर रहे हो तो इससे क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क पड़ा? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ा। पॉसिबिलिटी तो पूरे 100 यूनिट्स की थी। आपने अगर मशीनें कम चलाई तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ा, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज डे 2 आपने 8 मशीनरीज चलाई। अब अगर आपकी डे 2 8 मशीनरीज ऑपरेशनल हुई, तो बताओ
उस दिन आप कितनी प्रोडक्शन कर पाओगे सर? 8 इंटू 10 यूनिट्स। उस दिन हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 80 यूनिट्स की, यस और नो? ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन उस दिन की हुई 80 यूनिट्स। अब एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी 80 यूनिट्स हुई डे 2, बट अगेन डे 2 पॉसिबिलिटी कितने की थी? पूरी की पूरी 10 मशीनें चल सकती थी, आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, बट आपने कम मशीनें चलाई तो उससे फर्क आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे पड़ा, आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन स्टिल सेम है। तो कैन आई से मशीन जो है यहां पर वो एक तरह का कैपिटल है, और कैपिटल है मतलब एक तरीके से क्या है बेटा? रिसोर्स है। मतलब आपके पास 10 रिसोर्सेज थे, आपने डे 1 5 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, डे 2 आपने 8 रिसोर्सेज यूटिलाइज किए। अगर आप अपने रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहे हो तो उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, उससे आपकी पॉसिबल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मशीनें आपके पास 10 हैं, आप 10 की 10 चलाते तो आप 100 यूनिट बना सकते थे। आपने 8 मशीनें चलाई, आपने 5 मशीनें चलाई, उससे आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, नॉट ऑन द पॉसिबल प्रोडक्शन। तो कैन आई से ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन of resources, actual production affects not the possible production। पॉसिबल प्रोडक्शन पे, या दूसरा अच्छा वर्ड यूज करेंगे अब हम आगे से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से एक्चुअल प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, पॉसिबल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी अफेक्ट नहीं होती। ये बात मेरी आपको समझ में आती है? अब आगे बात करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास जो नंबर ऑफ मशीनरीज अवेलेबल हैं 10, हम उसे इंक्रीज कर दें, एक मशीन और बढ़ा दें, तो हमारे पास कितनी मशीन हो जाएगी? 11। तो उससे मेरी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है क्या वो सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो 11 मशीनरीज और एक मशीन 10 यूनिट्स बनाती है, तो जो मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है सर वो तो 110 यूनिट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? सर वो 110 यूनिट्स हो जाएगी। 11 मशीनरी होने से मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कि पहले 100 यूनिट थी अब 100 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 110 यूनिट। कब? जब आपने इंक्रीज इन मशीनरी किया। तो कैन आई से इंक्रीज इन मशीनरी इज इंक्रीज इन रिसोर्सेस? आपने अपने रिसोर्सेस को क्या किए? इंक्रीज। तो अगर हम अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करते हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेस को बेटा इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू increase in resources, production possibility increases। अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेम वे अगर मेरे पे 10 मशीनें थी और मैं एक मशीन बेच दूं, मेरे पे कितनी मशीनें बचेंगी बेटा? 9 मशीनें बचेंगी। और अगर 9 मशीनें बचेंगी तो मेरी क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम रहेगी? नहीं सर, उस केस में मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है जो वो कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 90 यूनिट्स। तो क्या मैं यहीं पर लिख सकता हूं ड्यू टू
decrease in resources, due to decrease in resources, production possibility डिक्रीजेस। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपको ये बात समझ में आ रही है? रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम होगी। और तीसरी बात जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, अंडर यूटिलाइजेशन और आप कम इस्तेमाल करो या ओवर यूटिलाइजेशन करो, या इसके लिए मैं एक सिंपल वर्ड यूज कर दूं, एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन, लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। आप कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। अभी तक सिर्फ आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है। सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। और तीन बातें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी तभी बढ़ सकती है जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तभी कम हो सकती है जब रिसोर्सेज कम होंगे, और अंडर यूटिलाइजेशन या ओवर यूटिलाइजेशन या सिंपल वर्ड्स में लेवल ऑफ एक्चुअल यूटिलाइजेशन से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला पॉइंट जो हम इसके अंदर समझने जा रहे हैं वो क्या, आपने तीन बातें समझ ली हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आता है तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ती है। कैसे? मेरे सामने अभी प्रिंटर है, मैं उसी के एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहले किसी हमारे पास इंकजेट प्रिंटर हुआ करता था, क्लिंग 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 करके ऐसे प्रिंट आउट निकालता था और 1 मिनट के अंदर मुश्किल से 5-6, कभी बहुत अच्छी इच्छा हुई इसकी तो 10 पेज निकाल के देता था। फिर उसे हमने रिप्लेस कर लिया लेज़र प्रिंटर से, तो अब 1 मिनट के अंदर हमारे पास 25 से 30 प्रिंट आउट आ जाते हैं। अब एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, इंकजेट प्रिंटर से आप लेज़र प्रिंटर पर आए तो आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो बढ़ी या कम हुई? सर बढ़ गई। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, आप मेरे वर्ड्स अगर नोट करो ना तो मैं बोल रहा हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ चेंज इन टेक्नोलॉजी तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। कभी भी टेक्नोलॉजी जो है, जो चेंज होता है टेक्नोलॉजी में, दैट इज ऑलवेज फॉर इम्प्रूवमेंट। उससे कभी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट नहीं होती। आप देखो ना, पहले ब्लैक एंड वाइट फोन आया, फिर कलर्ड आए, फिर एंड्रॉयड आए। ऐसा तो नहीं है ना कि एंड्रॉयड आए, फिर कलर्ड, फिर ब्लैक एंड वाइट। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या इंप्लाई करता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो कैन आई राइट डाउन चेंज इन टेक्नोलॉजी, change in technology, or I will say improvement in technology increases production पॉसिबिलिटी। अब वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब आपको ये 4 पॉइंट बाय हार्ट याद रखने हैं पीपी कर्व के अंदर, और याद क्या रखने हैं, आपके दिमाग में जाकर बैठ चुके हैं। अगर आपने बिना फॉरवर्ड करे वीडियो देखी है, आप इज्जत से देख रहे हो, तो आपको चारों पॉइंट दिमाग में जाके बैठ चुके हैं, गारंटी मेरी है ना। अब सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे आपने बड़ी देर से सब कुछ बता दिया, कर्व को लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। बेटा कर्व जो होता है ना, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आप बात कर रहे हो, जो इसका कर्व होता है इसका ऐसा, यहां पर गुड एक्स, यहां गुड वाई। सर रटवा रहे हो हैं? कर्व ऐसा होता है। सिर्फ 5 मिनट होल्ड करो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। गुड एक्स क्यों लिया, गुड वाई क्यों लिया, कर्व ऐसा क्यों आया,
सिर्फ 5 मिनट आपको होल्ड करना है, 5 मिनट बाद सारी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ अपने दिमाग में डालो, पीपी कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, सारी बातें आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप सारे नोट्स बना लो। चलिए अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं एजम्पशंस की, एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। अभी मैं आपको पीपी कर्व वैसा क्यों होता है समझाऊंगा इसी टॉपिक के बाद। तब तक के लिए प्लीज दिल से मुझे दुआएं ना दें कि सर ने रटवा दिया। आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत शिद्दत से समझाऊंगा। आओ, सबसे पहले एजम्पशंस बिहाइंड पीपी कर्व। सबसे पहली एजम्पशन, जब हम पीपी कर्व बनाते हैं तो क्या होती हैं? ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर सिर्फ 2 गुड्स हैं। सर ऐसा क्यों? क्यों आप सिर्फ 2 गुड्स को लेके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हो? एक इकोनॉमी के अंदर क्या सिर्फ 2 गुड्स बनते हैं? बहुत सारे गुड्स बनते हैं बेटा। हमारे पास ग्राफिकल लिमिटेशन है, हमारे पास ग्राफ पे दिखाने के लिए सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। इस चक्कर में मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुड्स को कंसिडर करना पड़ता है। तो ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, ये एजम्पशन क्यों है? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। देखो दुनिया रटती रहेगी, ये एजम्पशंस होती है, हमारे लिए कोई एजम्पशन नहीं है, हमें एजम्पशन के पीछे का भी लॉजिक भी पता है। ये किसकी वजह से है? ग्राफिकल लिमिटेशन। तो क्या सर इसकी वजह से फिर ये टॉपिक की तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर तो 2 गुड्स कभी होंगे ही नहीं, 2 से ज़्यादा होंगे। आप ही देखो, आपने शर्ट पहन रखी है, पेन है, आपके हेडफोन लगा रखा है, ठीक है, ये तो 2 गुड्स हैं बेटा। प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, कैसे है देखो। आपने बोलना ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी। अगर मैं कहूँ ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, कि मैं 2 गुड्स की जगह 2 ग्रुप ऑफ गुड्स ले लूं, जिसके अंदर एक ग्रुप में मैंने दिखा दिए वॉर गुड्स और दूसरे गुड्स में ले लिए नॉन वॉर गुड्स। तो अब बताओ, दुनिया की सारी चीज़ें इन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है? नहीं भाई, कोई भी गुड है तो वॉर होगा या नॉन वॉर गुड होगा, हाँ या ना? आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये नहीं, फूड आइटम, नॉन फूड आइटम, तो वो आपके ऊपर, आप एनालिसिस कैसे करना चाहते हो। ये नहीं है कि 2 गुड्स इकोनॉमी है तो इससे ये एनालिसिस इम्प्रैक्टिकल हो गया। इंस्टेड ऑफ 2 गुड्स यू शुड टेक 2 ग्रुप ऑफ गुड्स। व्हेन यू आर टेकिंग 2 ग्रुप ऑफ गुड्स, अब आप उसे कैसे भी ले लो, फूड नॉन फूड, ऑटोमोबाइल नॉन ऑटोमोबाइल, वॉर नॉन वॉर, जैसा आपका मन करे, तो आपको दिखेगा प्रैक्टिकल जो टॉपिक है वो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो पहली एजम्पशन हो गई ओनली 2 गुड्स इकोनॉमी, और क्यों? ड्यू टू ग्राफिकल लिमिटेशन। वेरी गुड बेटा। आगे जो हमारी सेकेंड एजम्पशन है वो क्या है? रिसोर्सेस आर गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। रिसोर्सेज गिवन है और वो अनचेंज्ड है, मतलब उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? अरे भैया अभी इतना अच्छा समझाया है, अगर रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भी कम या ज़्यादा हो पाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिर सेम नहीं रहेगी और उसकी वजह से आपका ग्राफ आगे पीछे भागेगा। तो क्यों रिसोर्सेज आर गिवन रिमेन अनचेंज, इसके पीछे का क्या लॉजिक बताया? बिकॉज इफ रिसोर्सेज विल चेंज, पीपी विल ऑल्सो चेंज। इसलिए मुझे एक बार पीपी बनाने के लिए मानना पड़ता है कि रिसोर्सेज मेरे पास गिवन है और उस रिसोर्सेज से क्या क्या प्रोडक्शन हो सकता है, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बनाऊंगा। सेम वे फिर तो सर टेक्नोलॉजी के लिए भी लो। जी हाँ, एकदम। टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड अनचेंज्ड। टेक्नोलॉजी गिवन है और क्या है आपकी? अनचेंज्ड है। अब जो चौथी एजम्पशन है, बड़े ध्यान से देखिए, चौथी एजम्पशन है हमारी, ऑल द resources are not
equally efficient in production of both the goods। ये सबसे खतरनाक एजम्पशन है, जिसने इसको समझ लिया पीपी कर्व उसे समझ में आ गया। ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज इक्वली सफिशिएंट नहीं है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब ये एजम्पशन क्या है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से एक एक चीज़ आपको सुननी और समझनी है।